नमस्कार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डे 4 सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस डे 4 के सेशन में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम अपना 100% यहाँ पर देंगे, आपको भी अपना 100% जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन जो है वो पक्की हो। अब अपनी सिलेक्शन को पक्की करने के लिए आपको खुद से एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। हम आपके लिए पूरे एफर्ट्स अपनी तरफ से जो है वो कर रहे हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम 1000 लाइक्स का जो है टारगेट रखते हैं और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। तो बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ना हर एक ईयर को कुछ ना कुछ तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर जो है वो 2026 को जो है वो घोषित किया है। 2026 इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है वैसे ही अलग अलग ईयर्स को जो है वो अलग अलग नाम अलग अलग तरह से डिक्लेयर किया गया, जैसे कि 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स जो है वो घोषित किया गया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्टली पता नहीं पेपर 1 में था या फिर एचएएस वगैरह के एग्जाम में था। अब 2025 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक तो ये डिक्लेयर किया गया है 2025 को। दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन जो है वो 2025 को ही घोषित किया गया है और 2025 को ही जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी घोषित किया गया है और 2025 को ही जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट भी जो है वो घोषित किया गया है। तो ये 2025 को घोषित किया गया है। 2026 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। 2026 को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया है और 2026 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट जो है वो घोषित किया गया है। 2027 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी घोषित किया गया है और 2027 को ही जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजाइलेंट टूरिज्म भी जो है वो घोषित किया गया है। तो ये 2024, 25, 26, 27 ये 4 साल आपने ध्यान रखना है कि इन 4 सालों को जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है किस किस तरह से किस नाम से जो है वो घोषित कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज नाटो समिट हेल्ड इन जून 2025। तो बोलते हैं जून 2025 में नाटो समिट जो है वो होती है। 2025 जून में ये जो नाटो समिट होती है बोलते हैं ये कहां पर जो है वो हुई। तो 2025 की ये नाटो समिट जो था वो कहां पर हुई थी, ये जो है वो नीदरलैंड में जो था वो हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नीदरलैंड में ये नाटो समिट हुई थी, थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि नीदरलैंड में हुई थी तो कहां पर ये हुई थी। देखिए, 2025 का ये जो नाटो समिट है ना ये जून महीने में होता है और नीदरलैंड में भी कहाँ पर होता है, नीदरलैंड के हेग में जो है ये होता है। ये आपने ध्यान रखना है। हेग का नाम सुनते ही पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो हेग नीदरलैंड में ही जो है वो स्थित है। अब हम नाटो की बात करते हैं कि नाटो के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हाईकोर्ट के एग्जाम में इसका पूरा नाम एक बार पूछा गया था बहुत ही पहले, तो इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका पूरा नाम। नाटो में जो है वो टोटल 32 मेंबर कंट्रीज जो है वो आती हैं। नाटो में जो टोटल 32 मेंबर कंट्रीज आती हैं, इसमें जो 32nd नंबर की यानी कि लेटेस्ट वाली मेंबर कंट्री कोई बनी है वो कौन बनी है, स्वीडन जो है वो इसका मोस्ट रिसेंट मेंबर जो है वो बना है। 2024 में लगभग मार्च के महीने में जो था वो बना था। अब नाटो की स्थापना कब की गई थी ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि नाटो की स्थापना जो था वो कब की गई थी। नाटो की स्थापना जो था वो 1949 में जो था वो की गई थी। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये सब आपने जो है वो नाटो के बारे में बेसिक क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने कि नाटो के बारे में, इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना, इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, मोस्ट रिसेंट मेंबर इसका कौन सा है, ठीक है, इतना सब यहाँ से इसके बारे में ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी रिलीज्ड इन जनवरी 2025। तो बोलते हैं कि जनवरी 2025 में रिलीज
पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो पोप फ्रांसिस की जो है वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो आती है और ये ऑटोबायोग्राफी जो है वो जनवरी 2025 में जो है वो रिलीज होती है। 2025 में ये जो ऑटोबायोग्राफी इनकी रिलीज हुई जनवरी महीने में, इसका नाम था होप कर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। होप करके जो है वो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो है वो आई। अच्छा ठीक है, अब होप कर इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो आती है। पोप फ्रांसिस कौन सी कंट्री से संबंध रखते थे? तो ये जो है वो कौन सी कंट्री, अर्जेंटीना कंट्री से संबंध रखते थे। और ये इनकी मृत्यु कब हुई? तो अप्रैल 2025 में जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो आई उसका क्या नाम है? तो उसका नाम आपने ध्यान रखना है, होप कर जो है वो इसका नाम है। पोप फ्रांसिस की ऑटोबायोग्राफी का नाम होप है। देखो, पोप फ्रांसिस के देहांत के बाद ना नए पोप बनाए गए। जो नए पोप बनाए गए वो कौन बनाए गए? वो जो है वो यूएसए से बनाए गए और ये पहले व्यक्ति बने जो यूएसए से जो है वो पोप बनाए गए हैं। और ये 14वें नंबर के पोप जो है वो बने हैं। इनका नाम है पोप लियो। पोप लियो जो है वो इनका नाम है। पोप लियो 14वें नंबर के जो है ये बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको सारा पता चल गया ना कि पोप फ्रांसिस की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है। जनवरी 2025 में ये आई थी। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, उसके बाद जो है वो नया पोप जो है वो चुना गया। नया पोप जो है वो किसको चुना गया? वो पोप लियो 14 को जो है वो चुना गया। और ये जो है वो यूएसए से संबंध रखते हैं। यूएसए के पहले पोप जो है ये बने हैं, जो पहले पोप हैं जो यूएसए से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया बिकेम डैश प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया गॉट इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिसेंटली। तो बोलते हैं कि भारत के मराठा सैन्य प्रशिक्षण भारत की डैश संपत्ति बन गई है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है। देखिए बोलते हैं मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप है वो इंडिया की जो है वो कौन से नंबर की जो है वो साइट बनी है, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी बनी है, जिसको जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। तो ये जो है वो 44th नंबर की जो है वो प्रॉपर्टी बनी है, जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब 44th नंबर की ये लिस्ट जो है वो 44th नंबर की ये प्रॉपर्टी बनी है, ये कौन से स्टेट में है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में अंकित हैं। पहले इनका स्टेट ध्यान रखिए, ये जो है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2 स्टेट्स में जो है वो आती हैं। इससे पहले जो है वो 2024 में भी जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। वो मोइदम्स को जो था वो किया गया था। ये जो मोइदम्स हैं ये असम में जो है वो आते हैं और अहोम डायनेस्टी के जो है ये मोइदम्स जो है वो हैं। इसके अलावा 2023 में भी जो था वो शामिल किया गया था। 2023 में जो है वो जो होयसाला के जो है वो असेंबल्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया था। ये होयसाला जो है ये कहाँ पर है? होयसाला के जो टेम्पल्स हैं बेसिकली ये कर्नाटक में जो है वो आते हैं। 2023 में ही जो है वो शांति निकेतन को भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में जो है वो आता है। होयसाला के और शांति निकेतन के बाद जो है हम पहले नंबर की जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले किसको किया गया था? 1983 में सबसे पहले अजंता केव्स को ऐड किया गया। फिर 1983 में ही एलोरा केव्स को ऐड किया गया था। अजंता और एलोरा केव्स जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में आती हैं। और 1983 में आगरा फोर्ट जो उत्तर प्रदेश का है उसको भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। और 1983 में ही जो है वो ताजमहल को भी जो था वो एंटर किया गया था। ताजमहल को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और 1983 के बाद 1984 में जो सूर्य टेम्पल है कोणार्क उड़ीसा में उसको किया गया। और जो महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनको किया गया। ये महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स जो है तमिलनाडु में आते हैं, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं एज पर द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर एन एंटरप्राइज टू बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल एंटरप्राइज। तो एमएसएमई की जो है वो नई एक डेफिनेशन जो है वो आई है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेज आती हैं वो कौन कौन सी जो है वो आती हैं। तो देखिए एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन आई उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए एमएसएमई की ये नई डेफिनेशन बोलती है कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, छोटे एंटरप्राइजेज हैं, वो उन एंटरप्राइजेज को जो है वो कहा जाएगा जिनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 25 करोड़ रुपया जो है वो होगी। 25 करोड़ रुपया जो है वो होगी। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के एंटरप्राइजेज आते हैं। एक माइक्रो एंटरप्राइजेज आता है, एक जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेज आता है और एक स्मॉल आता है। माइक्रो के बाद स्मॉल आएगा, स्मॉल के बाद जो है वो मीडियम आएगा। 3 तरह के एंटरप्राइजेज आते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज उन एंटरप्राइजेज को कहा गया जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो 2.5 करोड़ से लेकर
और जिनकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ रुपया तक जो है वो है। और स्मॉल एंटरप्राइजेज उन एंटरप्राइजेज को बोला जाएगा जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ से लेकर जो है वो 100 करोड़ तक जो है वो है। मीडियम एंटरप्राइजेज उन एंटरप्राइजेज को कहा जाएगा जिनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 125 करोड़ से जो है वो 500 करोड़ तक जो है वो है। तो ये है नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि माइक्रो एंटरप्राइजेज कौन सी एंटरप्राइजेज हुई, स्मॉल एंटरप्राइजेज कौन सी हुई, मीडियम एंटरप्राइजेज कौन सी हुई। इनकी डेफिनेशन ही हुई एक तरह से ये। और ये जो नई डेफिनेशन है ये 1 अप्रैल 2025 से जो है वो अस्तित्व में जो है वो आई है। तो आपको पता चल गया कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट लिमिट है और किसकी कितनी एनुअल टर्नओवर जो है वो होनी चाहिए। तो माइक्रो 2.5 से 10 करोड़, स्मॉल 25 से 100 करोड़ और मीडियम 125 से 500 करोड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी के एग्जाम के लिए, पेपर 1 के लिए, और आप चाहते हैं कि आप जो है वो अपने कुछ सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर जो है वो एक मेरिट में अच्छा रैंक लाएं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करें, अब दूसरे उन एस्पिरेंट से आगे निकल जाएं जो एक कॉमन वर्क जो है वो करते हैं, तो यही आपके लिए सही टाइम भी है, क्योंकि अभी एनफ टाइम है आपके लिए। अभी आप टेस्ट सीरीज को पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। तो टेस्ट सीरीज को सिर्फ परचेज करना एनफ नहीं है, उसको पढ़ने के बाद 2-3 बार रिवाइज करना, इतना जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए, तभी जो है वो आपको जो है वो टेस्ट सीरीज का फायदा मिलने वाला है। और टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल कंट्री। अब देखिए इक्वल कंट्री पूछा गया है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे समान देश है। तो दुनिया की जो मोस्ट इक्वल कंट्री आती है वो स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवाक कंट्री जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। थोड़ा मैं डिटेल से बताता हूं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अभी जो है वो वर्ल्ड बैंक का एक पॉवर्टी एंड इक्वलिटी ब्रीफ इंडेक्स जो है वो आया। ये जो पॉवर्टी एंड इक्वलिटी ब्रीफ जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला गया एक इंडेक्स, ये इसमें जो है वो इंडिया को 25.5 पॉइंट जो है वो दिए गए और इंडिया का चौथा स्थान जो है वो रहा। पहले स्थान पर जो मोस्ट इक्वल कंट्री रही वो स्लोवाक रिपब्लिक रही, दूसरे नंबर पर जो है वो स्लोवानिया कंट्री रही और तीसरे नंबर पर जो है वो बेलारूस कंट्री जो है वो रही। ये तीसरे नंबर पर रही। चौथे नंबर पर कौन सी कंट्री रही जो वर्ल्ड की मोस्ट इक्वल कंट्री है? चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर अपना भारत जो है वो रहता है। अपना भारत चौथे नंबर पर जो है वो रहा। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की जो हम अभी तक जो है वो पढ़ चुके हैं, उनमें भारत का जो है वो क्या क्या रैंक जो है वो रह चुका है। अगर हम इंडेक्सेस की बात करते हैं तो देखिए, एक जो है वो हमने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो पढ़ा था। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का 71st रैंक, 71वां रैंक रहा है। एक हमने ग्लोबल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पढ़ा था, इसमें भारत का 111वां रैंक जो है वो रहा था। एक हमने जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ा था। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 118वां रैंक जो है वो रहा था। और SDG अचीवमेंट इंडेक्स भी पढ़ा था हमने। इनके जो हमने यूनाइटेड नेशन जो मेंबर स्टेट हैं उनका जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट इंडेक्स निकाला गया। SDG में जो है वो भारत का 99 नंबर का रैंक जो है वो रहा है। ठीक है, ये आपने नोट करना है। और उसी तरह हमने जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पढ़ा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो भारत का जो है वो 130वां स्थान जो है वो रहा है। जो डे 1 वाली वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो उसमें सारे इंडेक्सेस मैंने कवर किए हैं 2025 के, और वो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फाउंडेशन आप कहेंगे कि 2-2 नंबर कर जब पेपर में आपके ऐसे ही जुड़ेंगे हर एक वीडियो से, तब आप मेरिट में जो है वो बाकियों से खुद को डिफ्रेंशिएट कर जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा टू असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम इन विच कंट्री। तो बोलते हैं कि भारत सरकार ने जो है वो किस देश में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये शुरू किया। अब भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो चलाया गया। भारत के द्वारा इससे पहले हमने अलग अलग ऑपरेशन भी पढ़े हैं, वैसे ही ये ऑपरेशन ब्रह्मा भी है। ये ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया भारत के द्वारा कि हम जो है वो सहायता करेंगे जो लोग हिट हुए हैं म्यांमार से, जिन लोगों को नुकसान हुआ है म्यांमार में भूकंप से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। म्यांमार में भूकंप आया, वहां से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा। मार्च 2025 के आसपास की ये बात है। तब भारत ने ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो लॉन्च किया कि हम म्यांमार में जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों की जो है वो सहायता कर सकें।
हमने ना ऑपरेशन सिंधु भी जो है वो इससे पहले पढ़ा था। ऑपरेशन सिंधु इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था जून 2025 के आसपास। ये इंडिया ने लॉन्च किया था ईरान इजराइल का जब वॉर चला था तो वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, तब ऑपरेशन सिंधु जो है वो इंडिया के द्वारा जो था वो चलाया गया था। इसी तरह हमने अलग अलग ऑपरेशन पढ़े हैं डे 2 की वीडियो में। डे 2 की वीडियो में हमने एक ऑपरेशन और पढ़ा था, एक ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो था वो पढ़ा था। ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो इजराइल के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी है। ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है ये यूएसए के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। यूएसए के द्वारा ये एक सीक्रेट मिशन जो था वो चलाया गया था और ईरान की जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको यहाँ पर जो था वो हिट किया गया था। तो इस तरह के ऑपरेशन हम डे 2 में जो है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डे 2 के ये ऑपरेशन आपने जो है वो लिंक करना है इस ऑपरेशन ब्रह्मा के साथ, और ऑपरेशन ब्रह्मा को जो है वो याद रखना है कि क्यों और कहाँ के लिए जो है वो इंडिया ने इसको जो था वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड ग्लेशियर। तो बोलते हैं कि नेपाल का कौन सा ग्लेशियर जो है वो ऐसा है जिसको डेड ग्लेशियर, मृत घोषित जो है वो किया गया है। तो नेपाल का एक ग्लेशियर ऐसा है जिसको अभी हाल ही में जो है वो डेड ग्लेशियर जो है वो घोषित किया गया है। मई महीने की ये बात है और ये याला ग्लेशियर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब चर्चा में उस टाइम ये रहा क्योंकि ऐसे ही ग्लेशियर्स को डेड ग्लेशियर जो है वो घोषित नहीं कर दिया जाता। ये मोस्टली जो है वो इससे पहले 2 ग्लेशियर ऐसे हैं जिनको डेड ग्लेशियर जो है वो घोषित किया गया है। ये तीसरा ऐसा ग्लोबली ग्लेशियर है जिसको डेड ग्लेशियर जो है वो घोषित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको पता चलेगा। मई 2025 में याला ग्लेशियर जो नेपाल का है उसको डेड ग्लेशियर जो है वो घोषित कर दिया गया। उससे पहले जो है वो पहले नंबर पर जो है वो आइसलैंड का एक ओके ग्लेशियर था जिसको डेड ग्लेशियर घोषित किया गया था 2019 में। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको का जो है वो आयोलोको ग्लेशियर था। 2021 में इसको जो है वो डेड ग्लेशियर जो था वो घोषित किया गया था। 2019 में भी डेड ग्लेशियर घोषित हुआ, 2021 में भी जो है वो डेड ग्लेशियर घोषित हुआ, और उसके बाद जो है वो 2025 में भी जो है वो डेड ग्लेशियर जो है वो घोषित जो है वो किया गया। अब हम बात करते हैं कि डेड ग्लेशियर का मतलब क्या है। अब देखिए, डेड ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर आया जो, ये डेड ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर हुआ देखिए जो हिलना डुलना बंद कर देता है, बहना बंद कर देता है, और जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके कारण वो भारी मात्रा में पिघल जाता है और एक स्थिर बर्फ ही जो है वो उसमें बच जाती है। जैसे नेपाल का ये जो याला ग्लेशियर है इसको जो है वो डेड ग्लेशियर जो है वो घोषित किया गया है। आइसलैंड में वैसे ही ओके ग्लेशियर था, इसको भी जो है वो डेड ग्लेशियर घोषित किया गया था। और उससे पहले उसके बाद जो है वो मैक्सिको का आयोलोको ग्लेशियर था, उसको भी डेड ग्लेशियर घोषित किया जा चुका है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है डेड ग्लेशियर्स के बारे में। डेड ग्लेशियर्स का एक डाटा आपको पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, अगर तो आपसे पूछे गए जनवरी फरवरी मार्च तक के करंट अफेयर भी, तो ये क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्टेड है कि किसी ना किसी टीजीटी के एग्जाम में आएगा ही आएगा। वो आपकी किस्मत है कि आपकी शिफ्ट में ये एग्जाम आता है या नहीं आता है। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके ऊपर विचार करना है। बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्फर्ड अ टाइटल ऑफ 139 पद्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2025। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्मा अवार्ड 2025 में जो दिए गए वो टोटल जो है 139 जो है वो दिए गए। जब पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए तब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और तब आपको टिप्स पर मैंने ये याद करवा दिया था, परंतु अब भूल भी गए होंगे अगर रिवाइज आपने नहीं किया है। अब दूसरे हम बोलते हैं दिस ईयर 9 पद्मा विभूषण अवार्ड कॉन्फर्ड। इस साल जो है वो 9 पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिए गए। और उससे आगे बोलते हैं कि अमंग द टोटल रेसिपिएंट्स 23 आर वुमेन, की जितने भी पद्म अवार्ड दिए गए हैं उनको जो है उनमें से जो है 23 तो महिलाएं ही हैं। महिलाओं को 23 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, चाहे वो पद्म विभूषण हो गए, चाहे वो पद्म भूषण हो गए, चाहे वो पद्म श्री हो गए। हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स की। देखिए 2025 में ये 139 टोटल पद्मा अवार्ड दिए गए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। पद्मा अवार्ड में अगर हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया में ही जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है वो पद्म विभूषण जो है वो आता है। और टोटल जो है वो कितने पद्म विभूषण अवार्ड इस बार दिए गए हैं, तो ये टोटल 7 पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो पद्म भूषण जो है वो आता है और ये पूरे इंडिया का तीसरा है। पद्म अवार्ड में दूसरा और पूरे इंडिया में तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है। कितने पद्म भूषण अवार्ड जो है वो दिए गए हैं? अगर हम पद्म भूषण अवार्ड्स की बात करते हैं तो पद्म भूषण जो है वो टोटल दिए गए हैं 19,
और पद्मश्री अवार्ड जो है वो कितने दिए गए हैं, तो पद्मश्री अवार्ड जो है वो टोटल दिए गए हैं कितने, 113 जो है वो टोटल जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। तो ये आपने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि 9 पद्म विभूषण नहीं दिए गए हैं, 7 पद्म विभूषण जो है वो दिए गए हैं। ठीक है जी। और आपने ध्यान रखना है कि जितने भी रेसिपिएंट्स थे उनमें से क्या 23 जो है वो महिलाएं थी। देखिए अगर हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स की, चाहे वो पद्म भूषण हो गया, चाहे पद्म विभूषण हो गया, चाहे पद्मश्री हो गया, उसमें से बिल्कुल सही बात है 23 जो है वो महिलाएं थी। 10 ऐसे थे जो फॉरेनर थे या फिर PIO थे, OCI थे या फिर NRI थे, और 13 ऐसे थे जिनको जो है वो मरणोपरांत जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो पहली स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट सही है, और तीसरी और पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी जो है वो गलत हो जाती है। दूसरी क्यों गलत है वो भी आपने जो है वो जान लिया। पद्मा अवार्ड की बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि पद्मा अवार्ड की स्थापना 1954 में जो था वो की गई थी। 1954 में इनकी जो है वो स्थापना की गई थी। इस साल जो है वो 7 पद्म विभूषण जो है वो दिए गए हैं। तो 7 पद्म विभूषण किस किस को दिए गए हैं, इनमें इनके नाम भी आपने ध्यान रखने। एक जो है वो श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी हैं तेलंगाना के, इनको मेडिसिन में दिया गया है। एक जस्टिस हैं रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह कहर, तो ये जो है पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है, चंडीगढ़ से ये हैं। और एक जो है वो श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाकिया को दिया गया है, गुजरात की हैं, आर्ट मैन को दिया गया है। एक जो है वो श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया है, ये कर्नाटक के हैं, आर्ट मैन को दिया गया है। और MT वासुदेवन को दिया गया है मरणोपरांत, ये जो है वो लिटरेचर और एजुकेशन में इनको ये अवार्ड दिया गया, केरल के ये हैं। और मरणोपरांत जो है वो ओसाम सुजुकी को दिया गया, जो सुजुकी कंपनी में हुआ करते थे पहले, इनको भी मरणोपरांत मिला है, जापान के ये हैं। और एक जो है वो शारदा सिन्हा को दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, बिहार की ये हैं शारदा सिन्हा, और ये आर्ट में जो है वो इनको ये अवार्ड दिया गया। तो मैंने बड़े ही विस्तृत में मैं आपको पद्मा अवार्ड्स के बारे में बताया है, इनके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में रहने वाला है, इसलिए इतने डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, हु won the women's single title at the 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट। तो बोलते हैं कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता। पिछली बार हमने विंबलडन ओपन टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा था, और वो हमने मेंस कैटेगरी में पढ़ा था, मेंस श्रेणी में पढ़ा था, और वहीं पर ही हमने ऑस्ट्रेलियन मेंस का भी जाना था, फ्रेंच मेंस का भी जाना था। अब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, और वो भी महिलाओं की श्रेणी में कर रहे हैं, वुमेन की श्रेणी में कर रहे हैं। तो 2025 में महिलाओं की श्रेणी में ये मेडिसन कीज के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है वो और भी कुछ यहाँ से जो है वो जानते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो क्या क्या याद रखनी है। पहला तो मेडिसन कीज के बारे में ध्यान रखना है कि मेडिसन कीज जो है वो कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं। ये अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, ये ध्यान रखें। मेडिसन कीज ने हराया किसको है, तो इन्होंने अरेना सबलेंका को जो है वो हराया है। और आपने ये ध्यान रख लिया। अब फ्रेंच ओपन का जानिए। फ्रेंच ओपन 2025 में महिलाओं की श्रेणी में अमेरिका की कोको गॉफ हैं जिनके द्वारा ये टाइटल जीता गया है, और कोको गॉफ ने जो है वो बेलारूस की अरेना सबलेंका को जो है वो हराया है। तो कोको गॉफ हुई अमेरिका से और अरेना सबलेंका हुई बेलारूस से, ये भी पता चल गया। और अगर हम बात करते हैं 2025 में ही जो है वो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की, तो 2025 में ये जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है इसमें जो है वो ईगा स्विटेक ने जो है ये टाइटल जीता है। और ईगा स्विटेक ने जो है वो हराया किसको है, ईगा स्विटेक ने जो है वो एमेनेडा एनिसोमोवा को जो है वो हराया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि वुमेन्स सिंगल में जो है वो विंबलडन वुमेन्स सिंगल में जो है वो किसने किसको हराया है। ये जो ईगा स्विटेक है ये कौन सी कंट्री की प्लेयर है, ईगा स्विटेक जो है वो पोलैंड की जो है वो प्लेयर है, ये पोलैंड की प्लेयर है, इनके बारे में पता चल गया। अगर हम एमेनेडा एमिसिवोवा के बारे में बात करते हैं तो ये कौन सी कंट्री की प्लेयर है, तो ये अमेरिका की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। तो इन प्लेयरों की कंट्री भी मैंने स्पेसिफिक रूप से मेंशन की है। मैंने पिछली बार मेंस कैटेगरी के बताए थे, आज वुमेन्स कैटेगरी के बताए हैं ताकि याद रख पाएं, रिलेट कर कर याद रखने हैं। डे 3 को डे 4 के साथ, डे 1 को डे 2 के साथ, डे 1 को डे 4 के साथ, डे 2 को डे 4 के साथ, हर एक दिन को हर एक दिन से कंपेयर कीजिए और रिलेट कर कर याद रखिए, तब चीजें आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। देखिए, आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम नहीं करना है। जब आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे की चीजों को भी याद रखना है। ये पेपर है, इसमें जरूरी नहीं कि
डायरेक्टली चीज़ें पूछी जाएं, इंटरलिंक कर कर चीज़ें पूछी जाएंगी, तब भी आप सक्सेस जरूर होंगे। और सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखें, जो प्रैक्टिस से पॉसिबल है, और टेस्ट सीरीज ये चीज़ आपके लिए इंश्योर करेगी। चलिए एक क्वेश्चन देखिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलते हैं एज ऑफ नवंबर 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। नवंबर 2025 तक कितनी रामसर साइट्स जो हैं वो इंडिया में हैं। तो नवंबर 2025 का ये डाटा है, आपने कमेंट कर कर बताना है। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से आपको बताया था, अभी आप कमेंट कर कर बताइए। डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 की वीडियोज़ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना है। जिन्होंने तो ज्वाइन किया है टेस्ट सीरीज को, उनको अर्ली एक्सेस मिल जाती है। बाकी नॉर्मल टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ जो है वो शेड्यूल से जो है वो अपलोड कर दी जाती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।